हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे लाप्लास इक्वेशन की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पर्सपेक्टिव से। अगर आपने पहले कभी लाप्लास इक्वेशन के बारे में नहीं सुना है तो वो बहुत ही एक फंडामेंटल इक्वेशन है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्जेस का स्टडी कम करते हैं, लाप्लास इक्वेशन के सॉल्यूशंस का स्टडी हम इनडायरेक्टली इम्प्लिसिटली ज़्यादा करते हैं। एक्सप्लिसिटली हम उनसे दूर रहने का ट्राई करते हैं क्योंकि वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं जिनको वेरिएबल सेपरेबल से हमको सॉल्व करना पड़ता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है पर वहाँ पर भी हम फूरियर एनालिसिस कर सकते हैं और कुछ कुछ करके काम बढ़ा सकते हैं। पर आज हम उस मैथमेटिक्स में नहीं जाकर एक बहुत ही फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग लेंगे लाप्लास इक्वेशन की, जो पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही फंडामेंटल बेसिस है। लाप्लास इक्वेशन समझने से पहले हमको एक ऑपरेटर समझना पड़ेगा। ऑपरेटर, उसका नाम हैगा डेल ऑपरेटर या नाबला ऑपरेटर। वो कुछ नहीं, वो एक डिफरेंशिएशन को इनिशिएट करने का फंक्शन या ऑपरेटर हैगा। जैसे वॉशिंग मशीन में हम कपड़े डाल देते हैं तो वॉशिंग मशीन कपड़े धोकर हमें दे देती है, वैसे ही डेल ऑपरेटर भी एक फंक्शन को लेता है जो 3 डायमेंशन में डिफाइंड हैगा, एक्स वाई जेड या आर थीटा फाई स्फेरिकल में या कहीं पर भी, और उसको लेकर हमको बताता है रेट ऑफ चेंज उस फंक्शन का हर एक यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए कहीं पर थंडर स्टॉर्म आया है और आपको देखना है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे विंड का डायरेक्शन किस किस दिशा में कैसा कैसा है, तो वहाँ पर आप उसका ग्रेडियंट लेंगे। या रूम में कहीं पर आपको टेम्परेचर निकालना है तो रेट ऑफ चेंज लेंगे। अब उसी रेट ऑफ चेंज को अगर मैं दोबारा से डिफ्रेंशिएट करूँ तो मुझे लाप्लासियन मिलता है कुछ इस तरह से। लाप्लासियन को समझने के लिए हमको डाइवर्जेंस पता होना चाहिए, क्या होता है किसी वेक्टर फंक्शन का। डाइवर्जेंस किसी वेक्टर फंक्शन का लिया जाता है और ग्रेडियंट एक स्केलर फंक्शन का लिया जाता है। अगर एक फंक्शन स्केलर फंक्शन है, जैसे टेम्परेचर किसी रूम में कहीं पर डिफाइन किया गया है कुछ इस तरह से, तो वहाँ पर अगर एक रीजन में हम टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर का जो वैल्यू होगा वो एक स्केलर होगा। वहाँ पर टेम्परेचर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो वहाँ पर हम ग्रेडियंट निकालेंगे टेम्परेचर का, सो दैट हमको टेम्परेचर का चेंज पता चल सके विद रिस्पेक्ट टू टाइम और वट एवर क्वान्टिटी दैट वी आर इंटरेस्टेड इन। सो दैट विल बी कॉल्ड द ग्रेडियंट। इन दिस पर्सपेक्टिव इफ वी लुक एट इट, वो ग्रेडियंट फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड पोजिशन वेक्टर्स के साथ हो सकता है, या फिर आर थीटा फाई पोजिशन वेक्टर्स के साथ हो सकता है, या कोई भी अदर पोजिशन वेक्टर्स के साथ हो सकता है। डाइवर्जेंस ऑन द अदर हैंड, अगर क्रूडली मैं बोलूँ तो बताता है कोई फील्ड एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, एक सोर्स या सिंक के रिस्पेक्ट में कैसे डाइवर्ज कर रही है। अगर एक फील्ड सिंपली ऐसे फैली हुई है, जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखें, कोई ऑब्जर्व करें इलेक्ट्रिक फील्ड को एक इन्फाइनाइटली पैरेलल प्लेट की वजह से या इन्फाइनाइटली बड़ी शीट की वजह से, तो वो पैरेलल होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, तो उनका डाइवर्जेंस फिर 0 होता है। वो भी एक स्पेसिफिक केस हैगा जहाँ पर हमको कुछ और देखना पड़ेगा, बट उसके केस में हम अभी नहीं जाएंगे। हम तो बस यूनिफॉर्मली फैली हुई फील्ड को देख रहे हैं जिसका डाइवर्जेंस 0 होता है। पर अगर वो फील्ड ऐसे फैल रही है या ऐसे अंदर की तरफ श्रिंक कर रही है तो हम बोलते हैं कि वो फील्ड कहीं पर डाइवर्ज कर रही है, या अगर वो श्रिंक कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, तो बोलते हैं उसका डाइवर्जेंस नेगेटिव है। वो यहाँ से भी एविडेंट है। लाप्लासियन को अब हम समझ सकते हैं एज द डाइवर्जेंस ऑफ अ ग्रेडियंट। तो लाप्लासियन हमको बताता है कि एक स्केलर फंक्शन कैसे एक डायरेक्शन में अगर उसका हम डेरिवेटिव ले चुके हैं, लाप्लासियन इनडायरेक्टली हमको क्या इन्फॉर्मेशन देता है, अब हम उसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं। थोड़ा सा नॉन इंट्यूटिव लगेगा, पर हम धीरे धीरे करके जब स्टेप बाय स्टेप इसको ब्रेक करेंगे तो हमको ज़्यादा क्लियरली ये चीज़ समझ में आ रही हो। जैसा मैंने पहले कहा कि लाप्लास इक्वेशन की स्टडी ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे फंडामेंटल चीज़ है। वो ऐसा क्यों है, अब उसको ज़रा जान लेते हैं। मान लीजिए कहीं पर आपके पास कोई चार्ज रखा हुआ है और आपने उस चार्ज की वजह से कहीं पर फील्ड निकाला, और चार्ज किसी कंडक्टर पर था और आपने फील्ड किसी रीजन में उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकाल लिया है, एंड नाउ यू वांट टू नो द पोटेंशियल। ऑब्वियसली आप ऐसा कर सकते हैं अगर तुमको पता हो कि उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो उस कंडक्टर पे है, या मान लीजिए नॉन कंडक्टर है, कोई डाइलेक्ट्रिक है, उस पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तभी हम कहीं बाहर या उस कंडक्टर के अंदर या उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर हम पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। बट अगर मैं या उसी कंडक्टर या उसी डाइलेक्ट्रिक की विसिनिटी में एक दूसरा चार्ज लाकर रख दूँ, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज अब मुझे नहीं पता है चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर कंडक्टर है तो भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट फटाफट से हो जाएगा ताकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर दे। नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट तब होगा जब कंडक्टर का शेप ही आर्बिट्रेरी सा कुछ रैंडम सा शेप हो, ऐसा कुछ। इन दिस केस अगर हमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो वो हम
नहीं पता कर सकते, बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वांटिटी है यहाँ पर उसको फाइंड करना। तो हम पर बाहर कहीं स्पेस में उसकी वजह से जहाँ पर चार्ज नहीं भी है तो हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ओवरऑल चार्ज एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम फिर उसका इंटीग्रल लेकर हम पोटेंशियल निकाल लेंगे, पोटेंशियल से हम फिर अल्टीमेटली चार्ज पर भी पहुंच जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि लाप्लासियन इज़ मच मोर फंडामेंटल देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन अ रीजन। ये थोड़ा आर्बिट्ररी सा लगेगा, बट एक बार इसको हम डिटेल में समझ लेंगे तो ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो रही होगी। 1D सोल्यूशन के लिए हम बोल सकते हैं, अगर कोई रीजन में कहीं पर हमको एक डायमेंशन में ही लाप्लासियन की स्टडी करनी है तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ हमारे पास दिख कर आ रहा होगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को, अब ये पार्शियल नहीं क्योंकि पोटेंशियल सिर्फ एक ही क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर मैं x कंपोनेंट ले रहा हूँ, आप y z कोई और कंपोनेंट भी ले सकते हैं। तो x कंपोनेंट का जब हम सोल्यूशन निकालेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेट करके, तो इंटीग्रेशन जो एक क्वांटिटी किसी का जब डिफरेंशिएशन जीरो होता है, जिसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है वो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। जो इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमें कांस्टेंट टर्म मिलेगा। दोबारा से जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक फंक्शन मिलेगा जो x y या z पर डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग हम लाप्लासियन किस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं इस केस में। तो फिर हमको पता चलेगा जो ये पोटेंशियल है ये x का फंक्शन है या y का फंक्शन है, z का फंक्शन है, किसी का भी फंक्शन इंडिविजुअली हो वो एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। हमको समझ में आ रहा है कि लाप्लासियन एक स्ट्रेट लाइन की तरफ हमको लेकर जा रहा है एक डायमेंशनल केस में। हो सकता है वो लाइन कर्व भी हो, पर यहाँ पर वो ऐसा नहीं है, वो एक स्ट्रेट लाइन ही है, जो कि थोड़ा सा इंट्यूटिव भी लग रहा है कि एक डायमेंशन में तो एक स्ट्रेट लाइन का ही हमको कुछ सोल्यूशन मिलना चाहिए। इसको समझने के लिए टेलर सीरीज़ का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, उसमें आज हम नहीं करेंगे डाइवर्ट। किसी और बार जब स्पेसिफिकली टेलर सीरीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे तब हम लाप्लासियन को भी डिस्कस कर लेंगे। ये बहुत ही रोचक तरीका हैगा पोटेंशियल को देखने का इन टर्म्स ऑफ लाप्लासियन, दैट टू इन टर्म्स ऑफ टेलर सीरीज़, बिकॉज टेलर सीरीज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल फॉर्मुलेशन हैगा पूरे फिज़िक्स में। वो बहुत ही ज़्यादा लाइफ को आसान और एलिगेंट कर देता है। अगर हम आगे बढ़ें तो हम सोचेंगे कि पोटेंशियल हमने एक डायमेंशन में देख लिया, अब लाप्लासियन हमने एक डायमेंशन में देख लिया। अब लाप्लासियन अगर हम 2 डायमेंशन में देखें तो एनालॉजी को आगे बढ़ाएं तो अगर मैं 1 डायमेंशन के ही पोटेंशियल को एज सम ऑफ 2 डिफरेंट पोटेंशियल लिख दूं, कहीं एक रीजन में प्लस कहीं एक रीजन में माइनस डिस्टेंस किया और पोटेंशियल एट x प्लस ए और पोटेंशियल एट x माइनस ए लिया, तो जब उसको सम करेंगे तो डबल द पोटेंशियल एट x आएगा। तो पोटेंशियल एट x निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो जब ये हम देखेंगे तो डिवाइड बाय 2 जब करते हैं हम 2 क्वांटिटीज़ को तो हमें एक एवरेज वाली फीलिंग आ रही होती है। तो पोटेंशियल x पोजीशन पर एवरेज हैगा कहीं एक वैल्यू का और कहीं दूसरी वैल्यू का। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रिज़ल्ट है कि पोटेंशियल एक पोजीशन पर 2 वैल्यूज़ पोटेंशियल की कहीं और हैं, उनका एवरेज है। अब लाप्लास इक्वेशन का ये एक रिस्ट्रिक्शन है, एक बाउंड्री कंडीशन है कि पोटेंशियल कहीं पर मैक्सिमम नहीं हो सकता, मिनिमम नहीं हो सकता, सिवाय उन वैल्यूज़ के जो एक्सट्रीमाज पर हैं। सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज़ पर ही पोटेंशियल मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। माने जहाँ पे सोर्स है वहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम हो सकता है और जहाँ पे इन्फाइनाइटली डिस्टेंस पर हम जा रहे हैं वहाँ पे पोटेंशियल मिनिमम हो सकता है। बीच में किसी वैल्यू पर अगर पोटेंशियल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अचीव कर लेगा तो फिर एवरेज जब हम लेंगे तो फिर उसके बीच में भी एक वैल्यू आ रही होगी जो इन्फाइनाइटली दूर हम जिस डिस्टेंस पर गए हैं वहाँ से बड़ी वैल्यू यहाँ पर आ रही है। वो बाउंड्री कंडीशन को हमारी डिसरप्ट कर रहा है। तो ये मेंटेन करने के लिए हम पहले ही मान के चलते हैं कि सोर्स पर और वहाँ पर ये आर्बिट्ररी पोजीशंस पर पोटेंशियल हमारा मैक्सिमम वैल्यूज़ अचीव कर रहा है और ये इन इक्वेशंस से भी वैलिड है। ये चीज़ अगर क्लियर नहीं है तो एक बार इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके देखिए, मज़ा आएगा, जीवन का आनंद मिलेगा। हाँ, सो लाप्लास इक्वेशन को हमने ज़्यादा डिटेल में मैथमेटिकली और रिगरसली हमने अप्रोच नहीं किया है, ट्राई किया है, इंटुइटिवली थोड़ी सी फीलिंग आया इन टर्म्स ऑफ एवरेज। लाप्लास इक्वेशन अल्टीमेटली एक एवरेज की तरफ हमको लेके जाता है 2 पोजीशंस के बीच में जहाँ पर हमने पोटेंशियल लिया है और जिस पोजीशन पर हमको पोटेंशियल निकालना है वहाँ पर हम किसी भी 2 आर्बिट्ररी वैल्यूज़ का एवरेज ले सकते हैं, चाहे वो 1D में हो चाहे वो 2D में हो, 3D में भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो ये एनालॉजी सी बन गई है फिज़िक्स में। यही बढ़िया है कि पैटर्न जहाँ पर ऑब्जर्व हो जाए वहाँ पर हम चीज़ों को ऐसे आगे ले जा सकते हैं। अगर हम अब डाइलेक्ट्रिक्स पर लगाएं तो कहानी थोड़ी बदल जाएगी, उसको फिर हम पोइसॉन्स इक्वेशन की तरफ ले जाएंगे जो कि लाप्लास इक्वेशन की तरह ही फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा रोचक है।
तो उसके बारे में डिस्कशन किसी और वीडियो में कभी करेंगे। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है और आपने इसमें कुछ सीखा है थोड़ा बहुत और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब बटन को भी दबा देना। कुछ आता नहीं है, कभी वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आता होगा। इनेबल किया हुआ है, वैसे मैंने खुद डिसेबल किया है, बट हु नोज़ किसने किया है। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, आई विल सी यू सून नेक्स्ट टाइम।